नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी की कविता हरी घास पर क्षण भर शीर्षक से जो कविता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उनके काफ़ी पद हम पढ़ चुके हैं। आज ये अंतिम पद है इस कविता का, प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके पाठ्यक्रम में निहित है। तो वैसे ये आपके पाठ्यक्रम में आगे जी की दो कविताएं हैं, एक हरी घास पर क्षण भर और दूसरी है बावरा अहेरी। तो इसके बाद में हम बावरा अहेरी की व्याख्या वो करेंगे, लेकिन आज जो है ये कविता पूर्ण होने वाली है। तो पहले आज हम हरी घास पर क्षण भर जो कविता है वो आगे जी द्वारा रचित एक लंबी कविता है। तो अब हम नौवां जो पद है वो लेते हैं कि लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियां भी धुल जावे, शीत रेखा के मृषण ध्वांत में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का। सीमाहीन खुलेपन का ही चलो उठे अब तक हम ते बंधु शेर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोट पोट होते सत भैये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुब के प्रेमी बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है सच्चिदानंद प्रस्तुत पद्यांश कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी द्वारा रचित कविता हरी घास पर क्षण भर शीर्षक से अवतरित है। और इस कविता में प्यारे विद्यार्थियों अपने कवि है वो अपने प्रियजन के साथ हरी घास पर बैठने का और एकांत स्थान पर भ्रमण करने का वर्णन है वो करता है या किया है। इसमें कवि ने अपने प्रियजन के साथ हरी घास पर कुछ समय के लिए बैठने का और एकांत स्थान में सैर करने का, भ्रमण करने का वर्णन वो इसमें किया है। तो यहाँ पर आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसको देखते हैं कि लिपट झाड़ियों के पैरों में, यानी यहाँ पर जो विगत वीडियो में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार से दूर से देखने पर हरी घास की एक एक पत्ती नज़र नहीं आती, अर्थात उन घास के बीच का जो अंतराल है वो महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता, केवल उसमें केवल हरापन नज़र आता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से दूर से देखने पर जैसे हरी घास की पत्तियों के मध्य का जो खालिस्तान है वो दिखाई नहीं देता है, केवल एकाकार है वो हो जाती है। जैसे हरापन है वो एकाकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम दोनों प्रियजन जो है एकाकार हो जाए, इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। ठीक है। और उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य कवि ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो भारी फासला है वो मिट जाए और हम दोनों अंतर मन से जुड़ जाए, एकाकार हो जाए। तो इसी प्रकार से लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियाँ भी धुल जावे, अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से बहुत सारी झाड़ियाँ जो है उसके तने इस प्रकार से लिपट करके एक तने पर आश्रित हो जाती है, यानी झाड़ियों की जो टहनियाँ हैं वो आपस में इस प्रकार से घुट करके एक हो जाती है, एक तने पर आश्रित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से कवि यहाँ पर कल्पना कर रहा है, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि झाड़ियाँ जिस प्रकार से एक के बीच एक है वो उलझ करके या फिर लिपट करके एक हो जाती है, धुल जाती है, घुल जाती है एकदम से, उसी प्रकार से हमारा अंतर्मन भी क्या हो जाए, हम एक दूसरे के अंतर्मन में पूर्णतः खो जाए, घुल जाए, ये यहाँ पर कामना व्यक्त की है। तो यहाँ पर उपमा दी किस प्रकार से कि झाड़ियों के, जैसे झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियाँ भी घुल जावे, यानी जैसे एक झाड़ी है और उसके आसपास की झाड़ियाँ हैं, उस झाड़ी के आसपास उगती उससे मिल करके एकाकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन रूपी पैरों से या हमारे मन से हम एक दूसरे में जो है जुड़ जाए, अर्थात एकाकार हो जाए। तो यहाँ पर ये भाव व्यक्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यह आगे देखिए कि क्षित रेखा के मृषण ध्वांत में, क्षित रेखा मतलब होती है क्षितिज, क्षितिज का अर्थ यहाँ पर है क्षितिज, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतिज। मृषण का अर्थ होता है सुकोमल, कोमल, सुकोमल, ठीक है। और ध्वांत का मतलब होता है काले अंधेरा, काली अंधकार में। तो काली अंधकार में सुकोमल जो क्षितिज है, केवल
क्षिति रेखा के मृषण ध्वांत में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का। देखिए यहाँ पर मुक्ति क्या है, आत्म मुक्ति। यह मुक्ति का मतलब क्या है, कवि यहाँ पर आत्म मुक्ति से बात कह रहा है कि हमारी आत्म मुक्ति हो जाए, इस भाव से हमारा विस्तार का और हमारा जो ये मुक्ति का, आत्म मुक्ति का जो बोध है वो हमें होता रहे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं आगे जी कि क्षिति रेखा के मृषण ध्वांत में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का। केवल क्षितिज की जो सुकोमल काली अंधकार में जो रेखा है, क्षिति रेखा के मृषण ध्वांत का मतलब हो गया केवल जो क्षितिज की जो सुकोमल काली अंधकार में जो रेखा है उसमें हम दोनों परस्पर जो है विस्तार, परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार से मिलकर के विस्तार एवं जो आत्म मुक्ति का बोध है वह हमें बना रहे। हमें क्या बना रहे, हमारा विस्तार, हम परस्पर एक दूसरे से घुल मिल जाए और इस प्रकार से विस्तारित भाव से और आपस में जो हमारी आत्म मुक्ति का जो बोध है हमें होता रहे। और साथ ही साथ प्रकृति का जो है सीमाहीन खुलेपन का ही, सीमाहीन खुलेपन का। अभी सीमाहीन क्या है, सीमाहीन क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति से, हरी घास पर वो बैठे हैं तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति का जो सीमाहीन जो विस्तार है उसमें हम जुड़ जाए, सीमाहीन खुलेपन का, यानी जो प्रकृति का सीमाहीन खुलापन है, इस खुलेपन में हम क्या करें, हमारा हृदय भी एकाकार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये कहना चाहते हैं कवि कि जिस प्रकार से हरी घास प्रकृति का विस्तार है, हरी घास प्रकृति का क्या है, विस्तार है, और उसमें प्रकृति के साथ वो एकाकार हो रही है, हरी घास उसका हरापन एकाकार हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के इस सीमाहीन खुलेपन में हमारा हृदय भी विस्तारित होकर के एकाकार हो जाए। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है कि हम दोनों का, हम प्रेमी और प्रेमिका का या प्रेयसी का हृदय भी जो है विस्तारित होकर के एकाकार हो जाए या जो है विस्तृत हो जाए। आगे देखिए कवि कहते हैं कि चलो उठे अब तक हम थे बंधु शेर को आए। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो अब हम बहुत देर हो गई यहाँ पर हरी घास पर से, अब उठ जाएं, चलो अब हम उठ जाते हैं। अब तक हम क्या थे, बंधु, हम थे बंधु, प्रियजन थे। अब तक हम दो प्रियजन थे जो यहाँ क्यों आए, शेर को आए, हम घूमने के लिए आए। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम हरी घास से जुड़ने के लिए, यानी प्रकृति से जुड़ने के लिए हम दोनों यहाँ पर कुछ क्षण अपने व्यस्ततम जीवन से बचा करके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे के मनोभावों को समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि प्रकृति के साथ जुड़ने की बात यहाँ पर कर रहा है और ये कह रहे हैं आगे जी कि अब तक चलो अब हम उठ जाएं, चलो अब हम उठ जाएं। और अब उठ करके, क्योंकि अब तक हम क्या थे, बंधु थे, यानी दोनों प्रियजन थे, और प्रियजन के रूप में हम यहाँ पर शेर को आए, यानी भ्रमण करने के लिए हम आए हुए थे। तो अब हमें भ्रमण करते हुए काफ़ी समय हो गया, तो हम अब उठ जाएं, चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्या कभी देखे हैं, क्या कभी घास पर लोटपोट होते सतबैये शोर मचाते। सतबैये का मतलब होता है जो छोटे छोटे बालक हैं, उन बालकों का जो शोर है वो कभी आपने सुना है क्या। वो अपने प्रियजन से कभी कह रहे हैं कि देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते, घास पर जिस प्रकार से छोटे छोटे बालक लोटपोट होकर के हास प्रयास करते हैं, किलकारी मारते हैं और हंसते हैं, शोर मचाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि क्या कभी तुमने जो है यहाँ घास पर लोटपोट होते हुए, शोर मचाते हुए बच्चे को देखा है, उनका प्रेम भाव देखा, वो किस प्रकार से सारे बच्चे एक प्रेम में एकाकार होकर के प्रेम भाव से किलकारी मारते हैं, अर्थात बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और लोटपोट होते रहते हैं उस घास में, हरी घास पर लोटपोट होकर के बड़े प्रसन्न होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी प्रसन्न हो जावें और उसी प्रकार का प्रेम भाव हमारा होना चाहिए, जो सात्विक प्रेम भाव है। जिस प्रकार से बालकों का जो प्रेम है वो कैसा है,
सात्विक प्रेम भाव है, जो स्वतः ही स्वाभाविक प्रेम है, उनके भीतर किसी भी प्रकार की वर्जनाएं नहीं है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वो इस प्रकार से बालक उस घास पर जो है लोटपोट होकर के बड़ी प्रसन्नता से एक दूसरे से प्रेम भाव से जो है खेल खेलते हैं, ठीक प्रेम भाव रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कामना कर रहा है कि उसी प्रकार का प्रेम भाव हमारा भी होना चाहिए। आगे देखें, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में डूब के प्रेमी बैठे हैं। यहाँ पर कवि सामाजिक वर्जना की चिंता कर रहा है कि लोग जो है शंकालु होते हैं, शंका करते रहते हैं और तरह तरह की बातें बनाने में माहिर है। आज के जो वर्तमान समय के जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें बनाने में लगे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कवि को थोड़ा संदेह है, सामाजिक जो वर्जनाओं की ओर कवि का ध्यान जाता है। तो वो कवि कह रहे हैं कि और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में डूब के प्रेमी बैठे हैं, कि अगर हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुके रहे, यहाँ पर थोड़े समय के लिए यहाँ पर बैठे रहे इस गरी घास पर, तो लोग कहेंगे कि शाम का समय हो चुका है, धुंधला अंधेरा सा होने लग गया है, तो इस धुंधले अंधेरे में कोई प्रेमी हरी घास पर बैठे हैं, इस प्रकार का भाव है वो लोग कहेंगे। यानी लोग कहेंगे कि इस धुंधले अंधेरे में कोई दो प्रेमी जो है बैठे हैं, या प्रेमी युगल प्रेमी जोड़ा है वो बैठा हुआ है और आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे होंगे। तो इस प्रकार का वहम करेंगे या शंका वो करेंगे। इसीलिए अब यहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, ये था इस पद की व्याख्या। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है 1 नंबर पर, हरी घास पर भ्रमण को लेकर के व्यक्तिगत जो अनुभूति है और रोमानी भावों की अभिव्यंजना यहाँ पर हुई है। कवि यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हरी घास को लेकर के जो है हरी घास पर जो भ्रमण वो कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, तो उसको लेकर के व्यक्तिगत जो मनोभाव है, व्यक्तिगत जो अनुभूतियाँ हैं और जो रोमानी भावों की अभिव्यंजना है वो इसमें हुई है। रोमानी यानी परस्पर प्रेम भाव है उनमें भीतर हो रहा है। तो इस प्रकार से रोमानी भावों की अभिव्यंजना हुई है, व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण इसमें किया गया है, ये आप लिख सकते हैं। और विशेष में क्या लिखेंगे, प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता। प्रतीकात्मकता ये शब्द आप सभी में लिख सकते हैं, प्रायः सभी पदों में बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता है। तो प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता का सुंदर चित्रण किया गया है। शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली मिश्रित है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और शब्दावली सुबोध है, सुगेय है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और आप जो मुक्तक छंद शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, ये भी बात आप सब में लिख सकते हैं। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो विशेष वाले पॉइंट में आप ही ये लिखेंगे। आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया। अगला पद देखिए कि वह हम हो भी तो ये हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जगने। यहाँ पर जगने है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अलग है ने, जगने सदा उसे रोंदा है और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा, उठो चलो प्रिय। यहाँ पर कवि शहरी जीवन पर व्यंग्य कर रहा है। शहरी लोगों के जीवन की जो करुणाहीनता, संवेदनहीनता का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सच्चिदानंद निरानंद बादशाह आगे जी की कविता हरी घास पर क्षण भर शीर्षक कविता से उद्धृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आगे जी की हरी घास पर क्षण भर जो कविता है, उस कविता में इस पद में जो है हरी घास को जो है शहरी जो दूषित परिवेश है, वातावरण है, उससे मुक्त रहने का प्रतीक बताया है। यानी हरी घास है वो शहरी या नगरीय या आधुनिक जो मानव की जो दूषित परिवेश है या दूषित जो वातावरण या दूषित मानसिकता का जो है उससे वो मुक्त बताते हुए सामाजिक संवेदनहीनता का वर्णन या उल्लेख वो इस पद में किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह भाव आपको प्रसंग में आपको लिखना है। तो अब देखिए इसकी व्याख्या कि वह हम हो भी तो ये हरी घास ही जाने। क्या हो कि लोग ये समझे, इससे पहले वाले पद में हमने पढ़ा ना यहाँ कि लोग ये कहेंगे कि इस शाम के समय अंधेरे में कोई दो प्रेमी जोड़ा है, वो बैठा है और बातें कर रहा है, प्रेम भरी बातें कर रहा है, तो लोग ये समझ लेंगे हमें, इसीलिए हमें यहाँ से उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कभी दोबारा ये बात कहना चाहते हैं कि अगर वह हम हैं भी तो ये हरी घास ही जाने। यानी कवि कहता है कि इस धुंधले अंधेरे में हरी घास पर बैठे हुए हमें चाहे कोई दो प्रेमी युगल ही समझे, यानी प्रेमी युगल अगर समझते हैं तो समझने दो,
क्योंकि यदि वह हम है भी, वह हम हो भी, वह क्या, प्रेमी युगल, प्रेमी युगल या प्रेमी जोड़ा अगर हम है भी, तो यह हरी घास ही जाने, यह प्रकृति जाने, ये बात यहाँ पर की है। तो धुंधले अंधेरे में हरी घास पर बैठे हुए लोग हमें चाहे कोई प्रेमी युगल ही समझ ले, अगर यदि वास्तव में वह हम है भी, तो इस बात का रहस्य ये हरी घास ही जानती है, अर्थात ये प्रकृति ही जानती है कि हम वास्तव में सच्चे प्रेमी हैं कि नहीं हैं। जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रोंदा है और वह नहीं बोली, कौन, घास। जिसके शब्द किसके लिए आया है, घास के लिए, हरी घास के लिए आया है कि हरी घास है, हरी दूब हरी घास है, वो हमेशा लोगों को निमंत्रण देती है कि लोग उसे अपने पैरों से क्या करें, रोंदे, और फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। लोग हैं वो अपने पैरों से उसको क्या करें, रोंदे, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है, कौन, हरी घास। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रोंदा है और वह नहीं बोली है। हरी घास सभी को अपने ऊपर विचरण करने के लिए, अपने ऊपर चलने के लिए खुला निमंत्रण देती है, और लोग यानी प्रकृति है वो लोगों को जो है लोगों को अपने से जुड़ने का निमंत्रण देती है, और फिर भी आधुनिक जो मानव है उससे दूर होता जा रहा है। यह चिंता यहाँ पर व्यक्त की गई है, या ये व्यंग्य यहाँ पर किया गया, कटाक्ष यहाँ पर किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो हरी घास सभी को अपने ऊपर विचरण करने की या चलने के लिए खुला निमंत्रण देती है कि लोग अपने पैरों से उसे खूब रोंदे, और फिर भी वह क्या करती है, जग यानी संसार के लोग उसको अपने पैरों से रोंदते हैं, फिर भी और वह नहीं बोली, फिर भी वह कुछ भी नहीं बोलती। अर्थात हरी घास है वह किसी भी जो उसके ऊपर चलने वाले, पैरों से रोंदने वाले लोगों के प्रति कोई विरोध नहीं जताती, कोई प्रतिरोध वो नहीं करती है, वह खुला निमंत्रण देती है और जरा भी उन लोगों का प्रतिरोध नहीं करती, प्रतिवाद नहीं करती, विरोध नहीं करती जो रोंदते हैं उनको। तो रोंदने वाले लोगों का जरा भी घास है वो विरोध नहीं करती। जिनकी भाषा में अति से चिकनाई, नहीं क्षमा करना आगे चला गया, नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा में अति से चिकनाई है। साबुन की बहुत तीखा जो व्यंग्य है अगेजी ने यहाँ पर किया है आधुनिक मानव का या नगरीय जो शहरी जो मानव है उसके आचरण पर प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कवि अगेजी कह रहे हैं कि जो हम इस हरी घास की संवेदनापूर्ण भाषा को सुन सकते हैं। कवि कह रहे हैं कि हम तो इस हरी घास की संवेदना को समझ सकते हैं, हरी घास के भावों को, उसकी अनुभूति को हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो नगरीय लोग हैं वे तुम्हारी इस संवेदना को नहीं समझ सकते। नगर में रहने वाले लोग क्या है, स्वार्थी हैं, और उनका वो जो स्वार्थी है साथ ही साथ वो क्या, संवेदनाहीन लोगों के आक्षेप वो नहीं सुन सकते। यानी वे लोग हैं केवल स्वार्थी भाव से भरे हुए रहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं, इसीलिए वे उस हरी घास के उस मौन निमंत्रण को समझ नहीं पाते हैं, वे केवल स्वार्थी भाव से सबको देखते हैं। तो इस प्रकार से हरी घास की संवेदनापूर्ण भाषा को वे सुन नहीं पाते हैं, संवेदनापूर्ण जो भाषा है उसको नहीं सुन सकते, क्योंकि नगर के लोग स्वार्थी हैं, संवेदनाहीन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि अगेजी ने नगरीय लोगों पर आक्षेप किया है, क्योंकि उनकी भाषा में जो शहरी जो लोग हैं उनकी भाषा में क्या है, ये नगरी माने शहरी, ये जो शहरी लोग हैं, ये शहरी लोग हैं, नागरिक हैं, उन लोगों की भाषा में क्या है, अति से मन अत्यधिक चिकनाई है, साबुन की समान। जैसे साबुन में चिकनाई होती है, उस साबुन की चिकनाई के समान उन लोगों की भाषा है। किसकी, शहरी लोगों की। दिखने में तो ऊपर से बड़े सभ्य संस्कृत दिखते हैं, संस्कृति से ओतप्रोत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े स्वार्थी और क्रूर जो है स्वभाव उनका होता है। तो यहाँ पर ये व्यंग्य किया गया है। तो उनकी भाषा में साबुन की अति से चिकनाई है, अर्थात उनकी बातें क्या है, साबुन की तरह चिकनी चुपड़ी है, चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे स्वार्थी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले होते हैं, और उनमें जरा भी क्या नहीं होती, किंतु नहीं है करुणा, उन लोगों में करुणा नहीं है। करुणा से वो क्या है, हीन है। संवेदना से वो क्या है, हीन है, संवेदनाहीन है। ये नगरीय लोग संवेदनाहीन है, करुणा से हीन है ऐसे लोग।
ठीक है, तो उनमें ज़रा भी करुणा और संवेदना का स्वर नहीं होता। इसीलिए हम अब उनकी कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अब उनकी ऐसी स्वार्थी जो बातें हैं वो हम नहीं सुनना चाहते हैं। इसीलिए हे प्रिय उठो चले, हे प्रिय अब चले, ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं उनकी बातें हम नहीं सुनेंगे। इसीलिए हे प्रिय उठो, अब हम यहाँ से हमें चलना चाहिए। इस प्रकृति का जो आनंद है वो हम ले चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो कई जो संसार के जो लोग हैं या आधुनिक जो मानव है, इस नगरीय जो मानव है, उनकी संवेदनाहीनता और करुणाहीनता की बातों को मैं सुनना नहीं चाहता। इसीलिए हे प्रिय अब उठो, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये हरी घास पर क्षण भर की जो कविता के जो 10 पद हैं वो समझ में आ गए होंगे। आपके आज का जो पद है वो समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, एक नंबर पर क्या लिखोगे कि शहरी लोगों का जो स्वभाव का चित्रण यहाँ पर किया गया। शहरी लोगों का स्वभाव है, शहरी लोगों का जो आचरण है, वो निंदा इत्यादि करते रहते हैं, हर एक चीज़ की वो निंदा करते हैं, कमियां निकालते हैं और क्या करते हैं, उनका आचरण स्वभाव बड़ा क्रूर होता है। तो ऐसी बातों का कवि ने यहाँ पर क्या किया, आक्षेप किया। तो ये आप लिख सकते हैं, हरी घास की संवेदना एवं करुणा से युक्त मानवीय आचरण का प्रतीक बताया। यानी हरी घास है वो संवेदना का प्रतीक है, हरी घास करुणा का प्रतीक है, और इस प्रकार से और मानवीय आचरण का यहाँ पर जो रूप बताया गया है कि मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। और तत्सम तद्भव शब्दावली मिश्रित है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और मुक्तक छंदे शैली का प्रयोग है, छंदे शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार का ये बात आप विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। शब्दावली सुबोध है, सुगेय है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ हरी घास पर क्षण भर आगे जी की ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आगे जी की आगे की कविता, यानी इस आपके पाठ्यक्रम में प्यारे विद्यार्थियों 2 कविताएं हैं। हरी घास पर क्षण भर के 10 पद हैं, और उसके बाद में बावरा अहेरी जो है ये कविता लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए ये जो दोनों व्याख्या पद हैं उनकी व्याख्या को ठीक से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाना है और याद भी करना है। गंभीरता से आप पढ़ाई कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।